निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा लेंस है जो कि छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। एक चीज आप लोग बताइए, 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है। एक चीज तो मान के चलिए आप कि वो लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है कि बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो अगर कोई छोटी वस्तु को अगर हमें देखना होगा तो हमें एक ऐसा लेंस का प्रयोग करना होगा जो कि बड़ा प्रतिबिंब बनाए। तो बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है, उत्तल लेंस। तो अवतल लेंस वाला ऑप्शन तो ऐसे ही आप कैंसिल कर दोगे। क्लियर है। अब आपके पास ऑप्शन बचा 2, उत्तल लेंस इसमें भी है, उत्तल लेंस इसमें भी है, लेकिन इसमें 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है, इसमें 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है। तो याद रखिएगा, जितना फोकस दूरी कम होगा, जितना फोकस दूरी कम होगा उसके आप प्रतिबिंब उतना ही ज्यादा बड़ा बनेगा। तो बताइए 10 सेंटीमीटर की 20 सेंटीमीटर, आप कहोगे 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी कम है। तो जितना कम फोकस दूरी उतना ही ज्यादा बड़ा प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। कंसेप्ट समझ में आ गया। पहला वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर यहां से आप लोगों का क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, कह रहा है कि तारों के टिमटिमाने का कारण है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो तारे जो टिमटिमाते हैं किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कि प्रकाश के परावर्तन, इनमें से कोई नहीं, वायुमंडलीय अपवर्तन। मेरे प्यारे बच्चों, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं। क्लियर है। ये भी क्वेश्चन आसानी था, उसका जवाब सारे बच्चे दे पाएंगे। तीसरा प्रश्न देख लो, कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। अगर उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण में अगर वस्तु को कहां पर रख दिया जाए, अनंत पे, जब वस्तु को कहां रख जाता है मेरे प्यारे, जो अनंत पे रख दिया जाता है तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी बनता है, छोटा बनता है और सीधा बनता है। तो आभासी, छोटा, आभासी तथा छोटा, और एक चीज और आप जान सकते हो, सीधा भी बनता है। इस बात को याद रखिएगा। तो आभासी, छोटा, सीधा बनता है। कब, जब उत्तल दर्पण में किसी वस्तु को अनंत पे रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब आभासी, छोटा, सीधा बनता है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर यहां से भी मिल गया। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारे जाने पर सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग होगा। कह रहा है कि अगर श्वेत, देखिए ये आपका प्रिज्म है, इस प्रिज्म से अगर श्वेत की प्रकाश किरण गुजार दिया जाए, सूर्य का प्रकाश, तो आपको मालूम है जब प्रिज्म से गुजरेगा तो 7 रंगों में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। कितने रंगों में, 7 रंगों में क्या हो जाएगा मेरे प्यारों, विभक्त हो जाएगा। तो 7 रंगों में क्या हो गया, विभक्त हो गया। तो कह रहा है कि सबसे अधिक विचलन किस रंग का होगा। तो देखिए सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का होता है। किसका होता है, बैगनी रंग का। देखिए ये पहला पे क्या आता है, देखिए यहां से मैं लिखाता हूं, ऐसे नहीं होता है। देखिए पहला यहां पर नोट कर लीजिए आप लोग कि सबसे कम जो होता है लाल रंग का होता है, सबसे कम लाल रंग का। दूसरे नंबर पे आता है नारंगी, दूसरे नंबर पे क्या आता है, नारंगी आता है। तब जाके तीसरा पे मेरे प्यारे बच्चों क्या आता है, पीला आता है। पीला के बाद चौथे नंबर पे क्या आता है, हरा आता है। हरा के बाद अगर हम 5वें नंबर की बात करें, 5वें पे आपका नीला आता है। और 6वें नंबर पे क्या आता है आपका, जामुनी आता है। क्या आता है, जामुनी। और 7वें नंबर पे तब जाके मेरे प्यारे बच्चों आपका बैगनी आता है। तो सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का होता है। तो क्या बैगनी रंग ऑप्शन में दिया है, तो बैगनी नहीं दिया तो इसको कैंसिल कर देंगे। उसके बाद क्या है, जामुनी, क्या जामुनी दिया है, जामुनी भी नहीं दिया, इसको हम कर देंगे कैंसिल। क्या बचा, नीला, और नीला ऑप्शन में दिया है, इसलिए डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार हम चेक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है। और सबसे कम वही पूछ ले तो सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का और सबसे अधिक बैगनी रंग का। अगर बैगनी ऑप्शन में ना दे, जामुनी दिया तो जामुनी को मार दीजिए, जामुनी नहीं रहेगा तो नीला को मार दीजिए, नीला नहीं रहे तो हरा को मार दीजिए। इस तरह ऑप्शन के थ्रू हम लोग मारेंगे। अब जाके कंसेप्ट बिल्कुल आप लोगों का क्लियर हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, क्वेश्चन नंबर 5वां यहाँ पे कह रहा है कि कॉलम 1 में दी गई मात्रों का सुमेलन, मैचिंग, कॉलम सेकेंड में दी गई भौतिक राशियों से कर सही विकल्प चुनिए। तो इधर आपका मात्रक दिया है, इधर आपका भौतिक राशियां दिया हुआ है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि यहाँ पे ओम दिया है। क्या दिया हुआ है, ओम। अब ओम किसका मात्रक है, आप कहोगे प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो ये दूसरा वाला किससे मिलेगा, ए से। ठीक है, मतलब ए वाला किससे मिल जाएगा, दूसरा से। इसके बाद वाट की अगर हम बात करें तो वाट किसका होता है, शक्ति, शक्ति का मात्रक तो वाट होता है। तो ये तीसरा वाला किससे मिल जाएगा, बी से, मतलब बी जो है किससे मिलेगा, वो तीसरा से। एम्पियर विद्युत धारा, सी वाला किससे मिलेगा, पहला से। और वोल्ट, वोल्ट तो आपका विभवांतर का है। तो अब देखिए ए वाला मिला दूसरा से, ए वाला मिला आपका दूसरा से, तो ए वाला मिला दूसरा से, बी वाला मिला तीसरा से, बी वाला मिला तीसरा से, सी वाला मिला पहला से और डी वाला मिला चौथा से। बिल्कुल पहला वाला ऑप्शन जो होगा मेरे प्यारों से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना, बिल्कुल आराम से आप लोगों को बता रहा हूँ और डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप भूल ना पाओ एग्जाम में। क्लियर है। चलिए वहीं हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि R व 2R प्रतिरोधों के 2 तारों को पहले श्रेणी क्रम तथा बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि दोनों दशाओं में कुल प्रतिरोध R1 तथा R2 हो तब R1 बटे R2 होगा। मेरे प्यार से 2 प्रतिरोध दिया हुआ है, एक तो R और दूसरा 2R।
तो पहले श्रेणी क्रम में जोड़ रहा है, फिर बाद में समांतर क्रम में जोड़ रहा है। तो पहले हम लोग श्रेणी क्रम में देखेंगे, आप लिखेंगे श्रेणी क्रम में। अब यहां से देखिए सबसे पहले हम लोग श्रेणी क्रम निकालेंगे। तो श्रेणी क्रम के क्या होता है, यहाँ पे अगर हम R1 निकालें, R1 बराबर क्या होता है, जितना भी प्रतिरोध दिया है सबको जोड़ दो। तब प्रतिरोध एक तो R दिया है और एक प्रतिरोध आपका 2R दिया है, दोनों को जोड़ोगे तो आपका 3R आ जाएगा। ये आ गया श्रेणी क्रम में। अब कह रहा है कि इन्हीं दोनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़िए। क्वेश्चन में तो यही बोला है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या जोड़ेंगे इसको समांतर क्रम में। समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या कहता है कि 1/R2 बराबर, ठीक है, इसे R1 माना तो इसे R2 मान लेता हूं। तो 1/R2 बराबर 1/ पहला प्रतिरोध R था, फिर 1/ दूसरा प्रतिरोध 2R है। अब यहां से हो जाएगा 1/R2 बराबर, अब एलसीएम लेंगे R और 2R का, तो एलसीएम होगा 2R, R से R कैंसिल, बचा 2, इधर आपका 2R से 2R पूरा कैंसिल, बचा ऊपर 1, इसे करोगे तो 2 1 3, 3 कितना जाएगा 2R। हमको तो R2 का वैल्यू चाहिए था, R2 को मैंने ऊपर कर दिया, तो R2 गया ऊपर, इधर आपका 2R गया ऊपर और 3 आ गया नीचे। हमें अनुपात किसका पूछा है, अनुपात R1/R2 का पूछा है। तो R1/R2 का अनुपात पूछा है। R1 का वैल्यू कितना आया है 3R, और R2 का वैल्यू कितना आया है 3/2R आया है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहां से देखिए कैसे हम इसको हल करेंगे। अब ये जो 3 है जाके ऊपर गुणा हो जाएगा, ये 3 जाके किस में गुणा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। तो ये हो जाएगा R1/R2 बराबर 3 3 9R, 9R/2R, तो R से R कैंसिल, 9/2, 9/2 जो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। R1/R2 का अनुपात कितना गया 9/2। अब देखिए 9/2 का मतलब यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इतना डिटेल में आप लोगों को कोई बताएगा नहीं मेरे पास, जितना डिटेल में आप लोगों को समझा रहा हूँ सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां है कि चित्र में दर्शाए गए इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा होगी। इधर आपका चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है और इधर आपका इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जब हम यहाँ पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाएंगे तो आप देख पा रहे हो ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है। इसी तरह तो होता है, आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों कि यह धारा को डिनोट करता है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करता है और यह बल की दिशा को डिनोट करता है। अब पूछा है क्या यहाँ पे कि क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल। तो अब देखिए ध्यान से, ये अगर चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र को अगर मैं इस तरह करूंगा, देखिए ध्यान से आप देखिएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब बल को डिनोट कौन कर रहा है, अंगूठा, तो अंगूठा एकदम सीधा जा रहा है ना ऊपर, तो ऊपर की तरफ, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कागज के तल के लंबवत। इस तरह मतलब लंबवत होता है, तो कागज के तल के लंबवत किसके, नीचे की ओर कि ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। तो नीचे ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, डी वाला ऑप्शन, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। क्लियर है, समझा गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। उपभाग दूसरा, आइए उपभाग दूसरा है प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। 1 नंबर के लिए प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आ गया, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। तो प्रोपेनल में जो क्रियात्मक समूह है मेरे प्यारे बच्चों वो है आपका CHO। क्योंकि CHO इसलिए है क्योंकि प्रोपेनल में जो होता है क्रियात्मक समूह, अगर प्रोपेनल को तोड़ूंगा तो ये प्रोप धन अल के रूप में टूटेगा, और जो अल है वो एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो CHO होता है, ये बात आपको भी मालूम है। ये वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, उदासीन घोल में pH मान है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो उदासीन घोल में pH मान, उदासीन आप लोगों को मालूम है, ये ग्राफ आपने सीखा ही है। यहां से होता है 0, यहां से होता है 7 और यहां से होता है 14। 7 का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों उदासीन, और उदासीन 7 से जितना आप कम होगे अम्लीय होता जाएगा, 7 से जितना ऊपर जाओगे क्षारीय होता जाएगा। तो हालांकि उदासीन घोल का pH मान पूछा है, तो उदासीन घोल का मान pH कितना होता है 7 होता है। 7 से कम जितना जाओगे अम्लीय, 7 से जितना ऊपर जाओगे क्षारीय। क्लियर है कंसेप्ट। चलिए प्रश्न नंबर 10वां, ये कह रहा निम्नलिखित में कीटोन है। अब यहाँ पे पूछा है कि कीटोन है निम्नलिखित में, तो देखिए कीटोन इन चारों ऑप्शनों में से कौन है ये बताना है। तो कीटोन की अगर हम बात करें तो वो है आपका प्रोपेनोन, जिसके लास्ट में नोन आए, ठीक है, प्रोपेनोन, ओन की बात कर रहा है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सब कंसेप्चुअल मेरे पास, तुरंत इसका जवाब दे पाओगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 के ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व है। ये आपका तत्व है कि ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व कौन सा है। देखिए तो वो तत्व हो जाएगा आप लोगों का पोटेशियम, क्योंकि जब पोटेशियम को जल के साथ क्या कर दोगे, अभिक्रिया करोगे, तो उत्पाद के रूप में मेरे प्यार आपको हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगा। तो सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 नंबर यहां से भी आप लोगों का कंफर्म हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है। ठीक है, तो वो आपका कहलाता है निस्तापन। क्या कहलाता है, निस्तापन कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। उच्च ताप पर गर्म करके जब हम लोग ऑक्साइड प्राप्त करते हैं तो वो क्रिया निस्तापन कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया
आपका दिया है यहाँ पे कापर सल्फेट और लोहा, फिर यहाँ पे फेरस सल्फेट बनाया मतलब आयरन सल्फेट, और यहाँ पे कापर है। कह रहा है कि ये मतलब किस प्रकार की अभिक्रिया ये पूछा है। तो इसमें आप नोटिस कीजिएगा कि जब कापर सल्फेट की अभिक्रिया हम लोहा से करा रहे हैं, तो ये देखिए लोहा जो कर क्या रहा है कि सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके कापर को विस्थापित कर रहा है। तो कापर को विस्थापित का मतलब विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। मतलब अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक में से उसको निकाल कर बाहर फेंक दे, वो होता है विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है? बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर लो भाई, यहां से भी मिल गया। अब आएगा उपभाग सेकेंड। यहां से मेरे प्यारों आपको बायोलॉजी वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। मतलब जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं उन्हें हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो पौधा के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होगी? तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, बिल्कुल चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड और जल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। क्लोरोफिल भी चाहिए, इसलिए डी वाला, इनमें से सभी, डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन से, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो पादप हार्मोन इस चारों में से बताना है आप लोगों को, तो वो है आपको साइटोकाइनिन। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पादप हार्मोन से एक साइटोकाइनिन। आगे बढ़ेंगे तो वही क्वेश्चन नंबर 16 पराग कोष में होते हैं, बहुत सिंपल है। पराग कोष में तो पराग के कण ही तो होंगे, सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। पूर्णरुद्ध भवन जिसे हम लोग पूर्व जनन कहते हैं, उनके द्वारा प्रजनन होता है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों है। तो देखिए पूर्णरुद्ध भवन पूर्व जनन द्वारा प्रजनन होता है, किसमें होता है देखिए, तो यहाँ पे हाइड्रा प्लेनेरिया दोनों में होता है, लेकिन दोनों अगर ऑप्शन में दे दे तो हम लोग मारेंगे प्लेनेरिया में। पूर्णरुद्ध भवन चाहे पूर्ण जनन किसमें होता है? प्लेनेरिया में होता है। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। पहला वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को लेकर कि निम्न में से कौन सा एक पारितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो कह रहा है कि कौन सा एक पारितंत्र में उत्पादक का उदाहरण, 4 ऑप्शन में से कौन क्या है? हरे पौधे। हरे पौधे जो है पारितंत्र का उत्पादक है। सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न देख लीजिए। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया? देखिए इन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए गोल और झुर्रीदार बीज का तो किया ही है, लंबे और बौने पौधे का भी, सफेद और बैगनी फूल का भी किया है। मतलब इनमें से सभी, डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर यहां से भी कंप्लीट। अब देखिए 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कितना मैंने लॉजिकल आपको समझाया है, एक प्रश्न आप छोड़ नहीं सकते हो एग्जाम में। 20 के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके आओगे आप। अब हम देखेंगे